हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ टैब। आज के इस वीडियो में हम 30 दिसंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स आए हैं, हम उन्हें प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे ताकि हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही वो चीज़ें कवर हो जाएं। लेट्स मूव अहेड टू द मेन न्यूज़ आर्टिकल्स। सबसे पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में हम समझते हैं। देखिए, ये जो स्कीम है ये एक सेविंग स्कीम होगी जो कि जितने भी गर्ल चाइल्ड्स हैं, यानी कि देखिए जितने भी रूरल एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ में जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स अपनी गर्ल चाइल्ड को एक बर्डन समझते हैं, राइट। इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा एक सोशल ईवल है, सोशल फैब्रिकेशन है कि गर्ल चाइल्ड्स को एक बर्डन की तरह समझा जाता है। उसका दो मेन रीज़न होता है। पहला रीज़न होता है कि जो एजुकेशन पे पैसा खर्च करेंगे, मतलब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे जो पैसा खर्च करेंगे क्या वो आगे जाकर हमें कोई भी बेनिफिट देगा या फिर कोई भी आउटकम प्रोवाइड करेगा, पहली चीज़ तो। और सेकेंड चीज़, जब उन गर्ल चाइल्ड की मैरिज होगी तो वो मैरिज के टाइम में जो डाउरी होता है, जो दहेज प्रथा है भारत के अंदर, उस डाउरी के कारण बहुत सारा पैसा जो गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं उन्हें देना पड़ता है। इन दो कारणों के कारण अक्सर जो गर्ल चाइल्ड्स हैं उन्हें एक बर्डन समझा जाता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ठीक है, इसके अंदर ये बोला गया है कि जितने भी गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स होंगे वो लोग एक सेविंग स्कीम्स ओपन करेंगे। वो सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उस पर्टिकुलर स्कीम को लिंक किया जाएगा। अब देखिए, उस पर्टिकुलर जो भी सेविंग स्कीम होगी ना, जो सेविंग अकाउंट होगा, उस अकाउंट के अंदर आपको कुछ पैसे जमा कराने हैं, और जब भी आप पैसे जमा कराएंगे तो गवर्नमेंट आपको उसके बदले उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर जितने पैसे भी आपके रखे रहेंगे, जितने पैसे भी आप जमा करा रहे हैं, उसके ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यूपीएससी ये चीज़ पूछ सकता है कि एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें इनकम टैक्स लगता है और किस पे नहीं लगता है। सो आपको ध्यान रखना है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब देखिए, स्कीम का मेन एम क्या है। मेन एम ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जो गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, उनको एक फंड बनाना है ताकि वो उस बच्ची के फ्यूचर एजुकेशन और उसके मैरिज के एक्सपेंसेस दोनों को प्रॉपर्ली मीट कर सके। मतलब आने वाले समय में जो भी पैसों की ज़रूरत उनको होगी वो पैसे वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर अकाउंट से इस्तेमाल कर सके। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नाम का एक स्कीम लॉन्च किया गया था, जो कि पानीपत हरियाणा के अंदर लॉन्च किया गया था। नाउ इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर सुकन्या समृद्धि स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। सो आप ध्यान रखिएगा, जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है वो एक सब स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। सो आई होप आप समझ गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 2015 के अंदर लॉन्च किया जाता है, और इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का जो फंड होगा, उसी फंड को यहाँ पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट बोला जाएगा या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम बोला जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगर ये अकाउंट कोई भी खुलवाना चाहते हैं तो उनको भारत के किसी भी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी ऑथराइज्ड कमर्शियल बैंक में जाना होगा, और वहाँ से आप इस पर्टिकुलर स्कीम को ओपन कर सकते हैं। नाउ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले चीज़ तो कोई भी पेरेंट्स अपनी पहली दो बच्चियों के लिए, यानी कि दो डॉटर्स के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को ओपन कर सकते हैं। ना दोनों ही डॉटर जो है, मतलब जिस पर्टिकुलर डॉटर के लिए इस स्कीम को ओपन करना है, उनकी एज जो है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। मतलब 10 साल से छोटी बच्ची को के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च किया जा सकता है या फिर ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो ओपन किया जा सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भले ही आपने कोई भी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया हो, तब भी आप उस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपने उस पर्टिकुलर बच्ची के लिए अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ एक यहाँ पर खास बात है। लेट्स से कि कोई पेरेंट्स हैं जो जब उनको फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो उनको ट्विंस हो गए, मतलब ट्विंस हो गए और दोनों ही उनकी गर्ल चाइल्ड्स थी। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या किया जाएगा, अगर मान लेते हैं कि अगर किसी मदर ने एक बार कंसीव किया है और उनको ट्विंस हो जाते हैं और ट्विंस में दोनों ही गर्ल चाइल्ड्स हैं, तो उनको टोटल 3 गर्ल चाइल्ड्स का, मतलब एक तो 2 गर्ल चाइल्ड यहाँ पर हो गई, और अगर उनकी कोई और भी गर्ल चाइल्ड होती है, मतलब टोटल 3 गर्ल चाइल्ड्स, तो तीनों गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि नॉर्मल केसेस में 2 डॉटर्स, बट अगर किसी को ट्विंस होती हैं तो 3 डॉटर्स तक का इस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर्टिकुलर स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। नाउ
इस पर्टिकुलर जो सेविंग स्कीम है उसके अंदर कितना डिपॉजिट करना होता है, तो जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट टाइम जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब उनको 250 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा उस पोस्ट ऑफिस या फिर उस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक के अंदर। और एक बार ये वाला हो जाए उसके बाद हर जो मंथ होता है हर मंथ आपको 150 रुपीज़ जमा कराने होंगे और मैक्सिमम जो रुपीज़ एक साल के अंदर जमा करा सकते हैं वो है 15 लाख रुपए। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर। सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, दिस इज नॉट 15 लाख, दिस इज 1.5 लाख। ठीक है, सो इतना ध्यान रखिएगा। देखिए स्टार्टिंग में आपको 250 रुपये देने हैं, देन हर महीने आपको कम से कम 150 रुपीज़ प्रोवाइड करने हैं। देखिए आप इससे ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी जमा करा सकते हैं, तो उससे क्या होगा आपका ज़्यादा पैसा जमा होता जाएगा आपके सेविंग अकाउंट के अंदर, बट कम से कम इतना पैसा तो जमा कराना ही है। और पूरे साल में मिला करके आपके टोटल जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दैट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 लाख रुपीज़। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब कितने सालों तक डिपॉजिट हो सकता है, तो जिस दिन भी अकाउंट को ओपन किया जाएगा उससे 15 सालों तक 15 साल तक वो पर्टिकुलर डिपॉजिट्स आप करवा सकते हैं। मान लो जो बच्ची 10 साल की है, अगर उस टाइम अकाउंट ओपन किया जाता है तो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे वो 25 साल तक चल सकते हैं, मतलब कि 15 साल ऐड करके। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए अकाउंट की मैच्योरिटी कब आएगी। अकाउंट तब मैच्योर होगा जब जिस दिन अकाउंट ओपन किया गया है उससे 21 साल के बाद वो अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा और आप उसके पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, देखिए इंडियन मैरिज एक्ट के अनुसार जो गर्ल चाइल्ड है उनकी मैरिज का जो एज है वो 18 है, राइट। 18 साल से ऊपर होने पर जो गर्ल चाइल्ड है उनकी शादी हो सकती है, जो गर्ल्स है उनकी शादी हो सकती है, राइट। और बॉयज़ के लिए वो 21 ईयर्स का एज है, एज लिमिट है। सो 18 साल पर अगर मैरिज हो सकती है तो ऑब्वियसली मान लेते हैं कि किसी की शादी अगर 18 साल में हो रही है तो उनको अगर पैसे इसी टाइम में चाहिए होते हैं तो क्या वो इस पर्टिकुलर जो स्कीम है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे निकालने के लिए? द आंसर इज यस। भले ही आपके 21 साल कंप्लीट ना हुए हो उसके बावजूद भी अगर किसी भी गर्ल की मैरिज होती है और वो गर्ल इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑलरेडी यूज़ कर रही है तो वो वहाँ से पैसे इसके निकाल सकती है, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ से पैसे निकाल करके इस पर्टिकुलर गर्ल की शादी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई, सुकन्या समृद्धि स्कीम। अब देखिए ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, रिसेंट न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज अभी रिसेंटली इसका जो इंटरेस्ट रेट है, इस पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था उस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 8% टू 8.2%। ठीक है, ये इसको इंक्रीज कर दिया गया है। बट अगेन जो ऐसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्लीज इस चीज़ का ध्यान मतलब मत रखिएगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि डेटा हमेशा वो इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमारे एग्जामिनेशन साइकिल के अंदर चेंज ना हो जाए। अब देखिए ये इंटरेस्ट रेट है और इंटरेस्ट रेट जो है क्वार्टरली चेंज होता है, क्वार्टरली मतलब हर 4 महीनों पे चेंज होता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर ये चेंज होता रहता है तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि जब हमारा एग्जामिनेशन हो तब तक ये ऑलरेडी चेंज हो चुका हो, सो दैट इज वाई ऐसा डेटा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ये वाला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी पैसा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर रखा जाएगा उसके ऊपर उस पेरेंट्स को इनकम टैक्स प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, मतलब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो आई होप आप पहले न्यूज़ जो आइटम है उसको प्रॉपरली समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करते हैं असम के अंदर एक पीस पैक्ट साइन हुआ है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द ईयर 2023 का। अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, इंडिया एज अ नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, तो दिस इज द न्यूज़। ठीक है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए। देखिए असम के अंदर एक बॉडी है जिसे कहते हैं उल्फा। उल्फा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। उल्फा जो है ये एक आर्म्ड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्म्ड मतलब वायलेंटली वो अपने आप को इंडिया से अलग करना चाहती थी। वो चाहती है कि असम का एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाए। देखिए असमीज पीपल का एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहती है और तब से 1979 से उल्फा नाम की बॉडी को बनाया गया था बाय 2 पीपल, जैसे कि परेश बरुआ एंड अरबिंदा राजखोवा। इन दोनों ने इस उल्फा नाम की बॉडी को बनाया और ये लोग तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम इन दोनों के साथ ही वो लगातार आर्म स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार फाइट कर रहे हैं एक सेपरेट ग्रुप बनाने के लिए, एक सेपरेट नेशन बनाने के लिए। बट ऑब्वियसली ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ही गवर्नमेंट ऑफ असम इस चीज़ को अभी तक अलाउ कर रही थी। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम बहुत दिनों से उल्फा के साथ पीस पैक्ट साइन करने की कोशिश कर रही थी, बट ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। नाउ फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और उल्फा तीनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया है
और जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला है कि उल्फा जो है अपने हथियार सरेंडर कर देगी और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आने की कोशिश करेगी, मतलब साथ में मिलकर असम को रूल करेंगे, ना कि असम को एक सेपरेट नेशन बनाने की बात की जाएगी। सो ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप था, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वो फाइनली उसने एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन कर लिया है, जिससे कि असम के अंदर और ओवरऑल इंडिया के अंदर एक पीस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द ईयर। सो आई होप ये चीज प्रॉपरली क्लियर है। नाउ कुछ एनिमल्स हैं जो कि न्यूज में हैं, उन्हें हम प्रॉपरली देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि ओडिशा के अंदर एक नेशनल पार्क है, जिसे कहते हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ने ये बोला है कि हम कुछ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि यूएई में जो दुबई है, दुबई के अंदर जो जू होता है ना, दुबई का जो जू है, वहां से कुछ एनिमल को ये ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स को ये रीलोकेट करना चाहते हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के अंदर। सिमिलरली नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से कुछ एनिमल्स दुबई जू में ट्रांसफर होंगे, यानी कि रीलोकेट किए जाएंगे। सो उसी में कुछ एनिमल्स यहाँ पर न्यूज में हैं, हम उन एनिमल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो एनिमल है वो है चीता। देखिए चीता के बारे में समझना है कि वो लैंड का एनिमल है, मतलब जमीन पे रहते हैं, वो एक मैमल है और जितने भी लैंड मैमल्स हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट मैमल है वो। देखिए वो बहुत ही फास्ट मूव कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो एक टाइम में 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं भाग सकते, मतलब उनको 60 सेकेंड के बाद रुकना पड़ता है, उसके बाद ही वो फिर से अपनी स्पीड को रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कार्निवोर्स होते हैं और ऑब्वियसली जो स्मॉल एंटीलोप्स होते हैं और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको वो मारकर खाते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए चीता जो है वो बिग कैट फैमिलीज से आता है। बिग कैट में और कौन कौन से होते हैं? देखिए लॉयंस होते हैं, ठीक है, जैगुआर्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे लॉयंस जो होते हैं, चीता, लॉयंस, जैगुआर्स, ये सब जो होते हैं ये लोग हमेशा रोर करते हैं, राइट। रोरिंग का जो साउंड होता है वो लॉयन से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चीता जो है वो रोर नहीं करते हैं, वो म्याऊ करते हैं, पर करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो कैट की फैमिली के सबसे क्लोजेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, कैट की फैमिली के सबसे क्लोजेस्ट कौन है? चीतास है, इसलिए चीतास को यहाँ पर बिग कैट्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा चीतास की जो बॉडी है वो उनसे नेचुरल कैमोफ्लेज प्रोवाइड करती है जंगल में छुपने के लिए। इसके अलावा जो उनके आइज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वो उनको हंटिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में मिलाकर के सिर्फ 7500 से लेकर के 10,000 चीतास ही बचे हैं वाइल्ड के अंदर, मतलब जो जंगलों में रहते हैं इतने ही चीतास बचे हैं। उसमें से भी जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो अफ्रीकन नेशन नामीबिया में सिर्फ 2500 चीतास बचे हैं, मतलब पूरे कंट्री में मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 2500 चीतास ही बचे हैं। इसका मतलब क्या है? चीतास की पॉपुलेशन जो है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है। देखिए ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले चीतास इंडिया में भी हुआ करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ हंटिंग किसके द्वारा? जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके द्वारा जो हंटिंग हुई थी उसके कारण चीतास की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होने लगी और भारत के अंदर चीतास को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया 1952 के बाद। मतलब भारत के अंदर राइट नाउ एक भी चीता प्रेजेंट नहीं है। सो आई होप चीता के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप सारी की सारी चीज़ें समझ गए। नाउ सेकेंड जो एनिमल है जो कि न्यूज़ में है वो है अफ्रीकन लॉयन। अफ्रीकन लॉयन का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है और ये बेसिकली जाने जाते हैं एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए। देखिए जो नॉर्मल एशियाटिक लॉयंस होते हैं उनसे ये अलग होते हैं। ठीक है, अफ्रीकन लॉयंस पहले तो उनकी साइज़ बड़ी होती है, ठीक है, इनका जो मेन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जो आपने लॉयन के नीचे, गर्दन के नीचे एक धारी टाइप देखिएगा वो काफ़ी बड़ी होती है। इसके अलावा इनके बॉडी के ऊपर एक कोट टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरा फर का बना होता है। ठीक है, और इनका जो टेल होता है वो काफ़ी टफ्टेड होता है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ सके। अफ्रीकन लॉयन जो होते हैं वो अपीयरेंस वाइज काफ़ी डिफरेंट होते हैं एशियाटिक लॉयन से। इसके अलावा जो अफ्रीकन लॉयंस है वो उन्हें एक सोशल एनिमल्स माना जाता है और वो ग्रुप्स में रहते हैं। उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? उन ग्रुप्स को प्राइड्स बोला जाता है। अगेन प्राइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ थर्ड एनिमल जो न्यूज़ में है वो है चिंपैंजीज। चिंपैंजीज बेसिकली एप्स हैं। एप्स जो हैं वो मंकी का एक सब टाइप होते हैं। ठीक है, मंकीज के एक सब टाइप्स होते हैं। अब माना जाता है जो चिंपैंजीज हैं वो एक ऐसे एप्स हैं जो कि ह्यूमन से सबसे ज़्यादा रिलेटेड हैं और जो ह्यूमंस होते हैं उनसे ऑलमोस्ट 99% अपना डीएनए शेयर करते हैं चिंपैंजीज। नाउ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ह्यूमंस कर सकते हैं उसका ऑलमोस्ट 99% चीज़ चिंपैंजीज भी कर सकते हैं। इनके पास भी ब्रेन्स होते हैं, इनके पास भी हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं। बस यह है कि उनके पास उतनी कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके और ह्यूमंस की तरह सारे के सारे एक्शंस ले सके।
अब ये मंकी से काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज ये मंकी से काफ़ी ज़्यादा लार्जर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मार्टर होते हैं। इनके पास ऑल्दो 4 लिम्ब्स तो होते हैं, मतलब 4 पैर तो होते हैं इनके पास, लेकिन चिंपैंजीज अपने 2 पैरों पे खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा इनके पास ऑपोजिबल थम्स होते हैं। अगर आप देखिएगा, आप अपने हाथों को अगर देखिएगा तो आपके जो थम्स होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही इंडिकेट करते हैं, उसे कहते हैं ऑपोजिबल थम्स। और ऑपोजिबल थंब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ों को ग्रिप करने के लिए, मतलब चीज़ों को ग्रिप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इनके पास ऑपोजिबल थम्स हैं, इसका मतलब है कि ये भी चिंपैंजीज भी बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सिंपल टूल्स हैं उनका इस्तेमाल चिंपैंजीज कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट ईयर प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि एक स्टिक को यूज करके, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्री के अंदर से एंट्स को निकाल के खा सकता है, मतलब एंट्स को निकाल सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में द क्वेश्चन वाज कि कौन सा एनिमल है जो कि एक स्टिक को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, राइट। तो समझिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर फीचर के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी। आपको बस ये पता होना चाहिए था कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि एक स्टिक को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। द सिंपल आंसर वुड हैव बीन अ मंकी, ठीक है, एक मंकी, या फिर सिंपल वर्ड में एक एप, या फिर एक सिंपल वर्ड में चिंपैंजी। चिंपैंजी जो होता है वही होता है जो कि एक एनिमल को, एक स्टिक को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और वहां पे एक ऑप्शन था ओरंगुटैन। ओरंगुटैन जो है वो एक टाइप का एप है जिसे सब स्पीसीज ऑफ चिंपैंजीज कहा जाता है, तो उसका आंसर जो था वो ओरंगुटैन था। आई होप आप समझ गए। इस स्मार्ट तरीके से भी हम अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हमने चिंपैंजीज के बारे में पढ़ा कि वो सिंपल टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां पर टूल्स के इस्तेमाल की बात की जाती है और किसी एनिमल की बात की जाती है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो किसी भी चीज को टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। आंसर विल बी चिंपैंजीज। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम आगे मूव करें तो जो चिंपैंजीज है वो काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड है, लार्जली क्योंकि उनका हैबिटेट काफ़ी लॉस हो रहा है और हंटिंग की जाती है उनकी, ठीक है, इसके कारण। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में और सवानास, जो सवाना ग्रासलैंड्स है जो कि अफ्रीकन नेशंस में पाए जाते हैं, दोनों ही जगह चिंपैंजीज पाए जाते हैं। अब एक चीज़ जो समझने वाली है कि जो चिंपैंजीज है और जो मंकीज हैं दोनों ही प्राइमेट की स्पीसीज हैं, लेकिन चिंपैंजीज को ग्रेट एप्स माना जाता है। ग्रेट एप्स क्या होते हैं? देखिए, ग्रेट एप्स जो होते हैं वो मंकी से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ग्रेट एप्स उनको बोला जाता है जिनके ब्रेन्स बिगर हो, जिनकी बॉडीज बिगर हो और जिनका कोई टेल ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चिंपैंजीज का कोई भी टेल नहीं होता है ना। अगर आप ध्यान से देखिए, जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस का भी कोई टेल नहीं होता है। बट अगर आपको पता होगा कि जो हमारे पहले की स्पीसीज थी निएंडरथल्स की पहले टेल्स हुआ करती थी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? टेल्स जो है हमारी एवोल्यूशन के कारण खत्म हुई है। ह्यूमंस की जो टेल्स गई हैं वो एवोल्यूशन के कारण गई है। और सेम चीज़ जो बेसिकली चिंपैंजीज है उनकी भी टेल नहीं है और वो भी बेसिकली एवोल्यूशन के कारण ही गई है। सो ऐसा माना जाता है कि जो चिंपैंजीज है वो नेक्स्ट बेस्ट स्पीसीज है ह्यूमंस के बाद, जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है। सो आई होप आप चिंपैंजीज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी चीज़ें समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं, कुछ न्यू एपोलेट्स आए हैं इंडियन नेवी के लिए। एपोलेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप किसी इंडियन नेवी ऑफिसर को देखेंगे तो उनके कंधों पर कुछ स्टार लगे होते हैं, राइट। उनके कंधों पे एक इंसिग्निया लगा होता है। वो जो स्टार्स होते हैं ना, वो स्टार सिग्निफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑफिसर की रैंक क्या है ना। उसी स्टार्स को, यानी कि वो जो रैंक है ना, उसे एपोलेट्स कहते हैं ना। जो भारतीय नेवी के एडमिरल है, एडमिरल कौन होते हैं? जो हाईएस्ट पोस्ट वाले होते हैं, जो हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं इंडियन नेवी के, हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी इज कॉल्ड एज एडमिरल। नाउ उनके लिए कुछ न्यू एपोलेट्स बनाए गए हैं। उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो नया डिज़ाइन है उसके अंदर एक ऑक्टागन है, और वो ऑक्टागन किससे इंस्पायर्ड है? इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय राजमुद्रा ऑफ छत्रपति शिवाजी। जो छत्रपति शिवाजी थे, जो कि एक मराठा थे, उनका एक जो राजमुद्रा हुआ करता था, उस राजमुद्रा के अंदर एक ऑक्टागन था। उसी ऑक्टागन से यहाँ का जो ऑक्टागन है वो इंस्पायर्ड है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है। अब शिवाजी के राजमुद्रा के बारे में अगर हम कुछ देखें तो वो संस्कृत का एक इंस्क्रिप्शन है जो कि उनके रॉयल सील के ऊपर हुआ करता था। जो उनका सील हुआ करता था उनके ऊपर ये राजमुद्रा का साइन था, ठीक है। और माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर सील है वो उनके स्वराज की निशानी थी, मतलब स्वराज का एक सिंबल था। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा एक न्यूज़ है एक्सपोसैट के बारे में। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। देखिए, 1 जनवरी 2024 यानी कि आने वाले 2 दिनों के अंदर इसरो जो है हमारा, वो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। ये भारत का पहला पोलैरिमेट्री मिशन होने वाला है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक ऐसा मिशन होने वाला है जो कि सैटेलाइट के थ्रू हमारे स्पेस में जा करके वो क्या करेगा? लाइट के पोलराइजेशन को प्रॉपर्ली स्टडी करेगा,
ठीक है, लाइट के पोलराइजेशन को प्रॉपर्ली मेजर करेगा और उसको प्रॉपर्ली स्टडी करके उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करेगा। इसके अलावा जितने भी अलग अलग टाइप के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं उन सारे के सारे इवेंट्स को वो एक्सरे सोर्सेज के अंदर स्टडी करेगा। जैसे मान लो कि 2 स्टार का फॉर्मेशन हुआ, वो 2 स्टार का फॉर्मेशन जो हुआ उसको एक्सरे लाइट के अंदर देखने की कोशिश करेगा एक्सपोसैट। इस तरीके से अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को ये एक्सरे लाइट के अंदर स्टडी करेगा। इसको बनाया किसने है? इसको इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो सिंथेटिक डायमंड से रिलेटेड है। अब सिंथेटिक डायमंड को हम समझते हैं। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि सिंथेटिक डायमंड एक ऐसा डायमंड है जिसको ऑब्वियसली आर्टिफिशियल प्रोसेस से बनाया जा रहा है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको आर्टिफिशियल डायमंड भी बोला जाता है, इसको कल्चर्ड डायमंड बोला जाता है और इसको लैब ग्रोन डायमंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको? देखिए, नॉर्मल डायमंड्स कैसे बनते हैं? जो कोल होते हैं, कोल हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के नीचे रहते हैं, उसके कारण वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं डायमंड्स के अंदर, राइट। सो ऑब्वियसली कोल को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर डालना ही मेन यहाँ पर टेक्निक होता है। सेम चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि प्योर कार्बन को लेकर के उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में डाला जाता है लैब्स के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली डायमंड के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे नेचुरल डायमंड्स होते हैं उनसे सेम फिजिकल और सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है सिंथेटिक डायमंड्स की भी, मतलब कि एग्जैक्ट सेम कलर्स, एग्जैक्ट सेम क्लैरिटी के साथ आप आर्टिफिशियल डायमंड्स को बना सकते हैं। और एक बार अगर वो सही तरीके से बन गए आर्टिफिशियल डायमंड्स, तो उनको अलग से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप ये पता नहीं कर सकते कि ये नेचुरल डायमंड है या फिर ये आर्टिफिशियल डायमंड है। ठीक है, अब देखिए, जो भी नेचुरल डायमंड्स होते हैं उनसे ऑलमोस्ट 60 to 85% लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं आर्टिफिशियल डायमंड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे आर्टिफिशियल डायमंड्स वहाँ पर दिखेंगे। उनका प्राइस काफ़ी कम होता है, बट उसके अंदर जो लस्टर होता है, जो चमक होती है, वो सेम होती है जो कि एक नेचुरल डायमंड के अंदर होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं दे कैन लास्ट फॉर एवर, मतलब एक बार आपने उसको शाइन करा दिया तो उसके बाद उनका शाइन कभी भी खराब नहीं होता है। बट एक नेचुरल डायमंड जो होता है उसको ऑब्वियसली टाइम टू टाइम फिर से शाइनिंग करवानी पड़ती है। नाउ वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आर्टिफिशियल डायमंड्स का, वो है चाइना, जो कि वर्ल्ड का मोर देन 50% जो है वो आर्टिफिशियल डायमंड को प्रोड्यूस करता है। चाइना के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया है और थर्ड लार्जेस्ट जो है वो यूएस है। सो आप ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो आर्टिफिशियल डायमंड्स का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूज ऑफ द डे, जो कि लिथियम से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि लिथियम होता क्या है। लिथियम एक अल्कलाइन मेटल है जो कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है वो ये है कि लिथियम जो है वो जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर उन सब में सबसे लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्का मेटल है। ठीक है, इसके अलावा लिथियम का इस्तेमाल जो है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर किया जाता है। इसके अलावा जो सेरेमिक इंडस्ट्रीज है, ग्लास इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इन सब में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो लिथियम का इस्तेमाल होता है वो बैटरीज के अंदर होता है, क्योंकि लिथियम की जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और यही बहुत ज़्यादा होने के कारण लिथियम को बैटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, चार्ज को या फिर सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो 2 से 3 दिनों पहले हमने एक और ऑल्टरनेटिव की बात की थी, जिसको हम लिथियम के बदले में, लिथियम के ऑल्टरनेटिव में बैटरी के फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम है अमोनिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमोनिया को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए, लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो एक टाइप की रिचार्जेबल बैटरीज होती है, ऑब्वियसली जो एनर्जी को स्टोर कर सकती है बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज इंटरकैलेशन। नाउ इंटरकैलेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरकैलेशन क्या होता है, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि इंटरकैलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक रिचार्जेबल बैटरीज अपनी एनर्जी को स्टोर करती है और लार्जली लिथियम की बैटरीज में इंटरकैलेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के पास भी अपने कुछ लिथियम रिजर्व्स हैं जो कि कर्नाटका, राजस्थान, झारखंड, इन सब स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजर्व है वो एक पोटेंशियल रिजर्व है कि हो सकता है कि वो हो। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक जगह पर चेक किया है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक सलाई हाइमाना नाम का एरिया है। सलाई हाइमाना में ऑलमोस्ट 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स मिलने के अनुमान लगाए गए हैं। मतलब कहा गया है कि पोटेंशियल रिजर्व्स हैं जो कि इतने का हो सकता है। नाउ अगर ये सच हुआ तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा वर्ल्ड का जो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब जो सबसे ज़्यादा लिथियम को प्रोड्यूस करता है, वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है चाइल, उसके बाद है चाइना। ठीक है, सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप बात करें वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स की, देखिए ये तो हमने बात की सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े रिजर्व्स किसके पास है, सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ पे रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा है चाइल के अंदर, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक लिथियम ट्रायंगल नाम का एक प्लेस है। लिथियम ट्रायंगल एक ऐसा एरिया है जहां पर लिथियम की जो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है वो पाए जाते हैं। तो लिथियम ट्रायंगल को आप याद करने के लिए ABC नाम का निमोनिक्स याद कर सकते हैं। A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलिविया एंड C फॉर चाइल। ठीक है, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चाइल, ये ABC मिलाकर के लिथियम ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। अब देखिए, ऑल्दो अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चाइल तीनों के अंदर ही जो लिथियम के रिजर्व्स है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बट अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि कोई एक ऐसा प्लेस, एक सिंगल प्लेस जहां पर सबसे ज़्यादा लिथियम प्रेजेंट है, वो कहां पर है, द आंसर इज बोलिविया। बोलिविया के अंदर एक प्लेस है सलार डे यूनी सॉल्ट फ्लैट। सलार डे यूनी सॉल्ट फ्लैट जो है ये बोलिविया के अंदर है और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट प्रेजेंट है। देखिए समझिएगा, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वर्ल्ड का ओवरऑल सबसे ज्यादा रिजर्व्स जो है, मतलब क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा रिजर्व चाइल के अंदर है, लेकिन एक प्लेस पे जो सबसे ज्यादा रिजर्व है वो बोलिविया के सलार डे यूनी सॉल्ट फ्लैट के अंदर प्रेजेंट है। नाउ रीसेंट न्यूज़ क्या है, रीसेंट न्यूज़ ये है कि भारत ने एक लिथियम डील साइन की है अर्जेंटीना के साथ, और वो ऑस्ट्रेलिया और चाइल के साथ भी जल्दी ही डील साइन करने वाला है। अभी तक की डील फाइनलाइज नहीं हुई है, जब ये फाइनलाइज होगी तो हम इसके बारे में भी एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। आई होप आज के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे, उन्हें आप प्रॉपर्ली समझ गए हैं। आई होप आज का डिस्कशन एक फ्रूटफुल डिस्कशन रहा हो। प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।